हाय बच्चों। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ नॉन पढ़ा दिया था। ठीक है। अब कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि मैम 5 टाइप्स ऑफ नॉन मैंने सुना है। आप सही कह रहे हो, आपने 5 टाइप्स ऑफ नॉन सुना है। ठीक है। मैंने एक क्या बताया, एक एक्स्ट्रा मैंने पजेसिव नॉन बताया। क्यों बताया? क्योंकि देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना हमारे वीडियोस में हमसे जुड़े हुए हैं जिनका इंग्लिश मीडियम नहीं रहा है। ठीक है। जो स्टेट बोर्ड से हैं, जो बिहार बोर्ड से है, यूपी बोर्ड से है, तो उनको ये जो राम्स है ना, ये तो हम लोग सीबीएसई वाले या इंग्लिश मीडियम वाले ये बचपन से जानते हैं कि राम्स लिखाता है राम की जब हमें बोलना होता है। लेकिन जिनको नहीं पता है उनको बताना जरूरी है ना, ताकि आगे जाके उनसे गलती ना हो। और अगर आप डीप में जाओगे ना, जिसने मुझसे कहा है कि ये 5 टाइप के नॉन्स हैं, तो डीप में जब जाओगे तो ये पजेसिव नॉन मैं सिर्फ एक बता रही हूँ। इनफैक्ट नॉन मैस्कुलिन नॉन है, फेमिनिन नॉन है, कंपाउंड नॉन है, 3 और तरह के नॉन है, और भी 4-5 तरह के नॉन होंगे, क्योंकि ग्रामर काफी कॉम्प्लेक्स चीज है। ठीक है। मैं उतना पढ़ा रही हूँ जितने आपको जरूरत पड़ेगी, जो नेसेसरी है। नेसेसरी समझते हो? बहुत जरूरी है जिसको समझना, जिसके बिना काम नहीं चलेगा, मैं वो बता रही हूँ आपको। तो मैंने इसी वजह से पजेसिव नॉन बताया। मुझसे ये मत कहना कि मैम मैंने 5 नॉन सुने हैं। आपने 5 नॉन सुने हैं तो आपने पूरी चीज नहीं सुनी है। ठीक है। पहली बात ये। चलिए, नेक्स्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि नॉन के टाइप्स बता दिए थे, और मैंने कहा था कि मैं आपको एक्सरसाइजेस दे रही हूँ, आप लोग सॉल्व कर लेना और बना के लाना। आई होप सबने कोशिश जरूर की होगी। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड्स थे, सी क्या लिखा है, डिटरमाइन द टाइप ऑफ नॉन। डिटरमाइन मतलब बताना है, पता करना है। तो देयर आर 2 बुक्स, 2 बुक्स अंडरलाइंड है। तो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसका पता करना है हमें। तो टू काउंटेबल है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबल नाउन। साथ ही साथ ये कैसा नाउन है, बुक कैसी चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन है। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉन्क्रीट काउंटेबल नाउन। ठीक है, क्योंकि काउंट कर सकते हैं। अब देखो, दैट पैक ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑन देयर वे टू क्लासेस। इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, वो झुंड बच्चों का, पैक मतलब झुंड जो भी, आर ऑन देयर वे अपने रास्ते पे हैं, कहाँ, टू देयर क्लासेस, क्लास को जा रहे हैं, अपने क्लास के रास्ते में। तो ये जो पैक वर्ड है, आप जब भी, मैंने कहा था कलेक्टिव नॉन में कि जब भी ग्रुप होगा, झुंड होगा, ग्रुप होगा ना, तो आप हमेशा क्या यूज करोगे, कलेक्टिव नॉन। तो यहाँ पे पैक क्या है, कलेक्टिव नॉन। ठीक है, क्योंकि ग्रुप बता रहा है स्टूडेंट्स का। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई ग्रीव अप इन कैनेडा। मैं कनाडा में बड़ा हुआ या बड़ी हुई। ग्रीव अप मतलब मेरी परवरिश वहीं हुई। ठीक है, मैं वहीं बड़ी हुई। अब कनाडा जो है, मैंने क्या कहा था, वो प्रॉपर नॉन है। ठीक है, समझ रहे हो? क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं। जब हम कनाडा बोलेंगे तो आप इंडिया के बारे में नहीं सोचोगे, जाहिर है ना। लेकिन जब मैं कंट्री बोलूंगी तो आप कोई भी कंट्री के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जब कनाडा स्पेसिफिक बोल रही हूँ तो सिर्फ कनाडा की बात हो रही है, तो ये प्रॉपर नॉन आएगा, क्योंकि प्रॉपर नॉन में हम लोग सिर्फ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करते हैं। इतना क्लियर? आई डोंट थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम होनी चाहिए, काफी इजी है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आते हैं, आई मीन क्वेश्चन 4 पे। देखिए सेंटेंस क्या है, शी वेंट टू यूनिवर्सिटी इन अलाबामा। वो कहाँ गई, तो वो यूनिवर्सिटी में गई। कौन सी यूनिवर्सिटी में गई, तो अलाबामा में कोई यूनिवर्सिटी है उसमें गई। अब देखो, यूनिवर्सिटी अंडरलाइंड है वर्ड। यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक नहीं बता रहा है कि इस यूनिवर्सिटी में या उस यूनिवर्सिटी में, वो गई, यूनिवर्सिटी में गई। ठीक है। अब यूनिवर्सिटी जो है वो प्रॉपर नॉन तो हो नहीं सकता, क्योंकि किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर रहा है। तो ये क्या होगा, कॉमन नॉन, क्योंकि ये कॉमन है। ठीक है। स्कूल अगर मैं बोलती हूँ तो स्कूल बहुत सारे स्कूल हैं, यूनिवर्सिटी वैसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, तो ये कॉमन नॉन हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, यू विल फाइंड दैट सक्सेस कैन लीड टू पेन एज वेल एज प्लेजर। इसको प्लेजर मत पढ़ना, प्लेजर। ठीक है, प्लेजर। यू विल फाइंड दैट सक्सेस, आप क्या पाओगे, फाइंड मतलब पाना, आप क्या पाओगे कि सक्सेस, सक्सेस मतलब जो आप कुछ अचीव करते हो लाइफ में। ठीक है। तो कैन लीड टू, लीड मतलब आपको वो हाँ पहुंचाती है, वो रास्ता दिखाती है।
सक्सेस क्या लीड कर सकती है? तकलीफ, पेन मतलब तकलीफ भी, और प्लेजर मतलब खुशी भी। ठीक है, दोनों चीजें आपको मिल सकता है सक्सेस से। अब देखो सक्सेस वर्ड अंडरलाइंड है। अब हम जब सक्सेस पे ध्यान दें कि सक्सेस नॉन तो है, लेकिन किस तरह का नॉन है, तो सक्सेस किस तरह का नॉन आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। क्योंकि मैंने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट नॉन वो होता है जिसको हम नहीं सकते, लेकिन हम लोग फील जरूर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे इमोशंस है, सक्सेस जो है, पावर हो गया, इस तरह की जो चीजें हैं सब देखी नहीं जा सकती, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन का एग्जाम्पल है। सिक्स्थ में आओ, द टीम चूज बार्नी एज द लीडर। टीम ने किसको चूज किया? चूज का पास्ट टेंस होता है चूज। ठीक है, तो चूज मतलब चुनना, बार्नी नाम है, एज द लीडर, लीडर अपने लीडर के तौर पे उसको सेलेक्ट किया। अब टीम यहाँ पे अंडरलाइंड है। अब टीम बताओ, टीम कलेक्टिव नॉन है, जाहिर सी बात है, क्योंकि टीम में एक झुंड होता है, हमेशा ग्रुप होता है, तो वो कलेक्टिव नॉन का एग्जाम्पल है। सेवेंथ में आओ, हैव यू एवर ट्राइड स्ट्रेट कोला? क्या कभी आपने ऐसी कोला, सिर्फ कोला पिया है, कोला के साथ कुछ मिला के नहीं? कोला मीन्स कोका कोला यहाँ पे। तो कोला जो अंडरलाइंड है, अब देख लो कोला किसका एग्जाम्पल होगा? कॉन्क्रीट नॉन है, हम उसको देख सकते हैं, पी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्या हम कोला को काउंट कर सकते हैं कि एक कोला, दो कोला? नहीं। कोला की बॉटल को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम लिक्विड कोला को नहीं काउंट कर सकते हैं, तो ये अनकाउंटेबल नॉन हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? कंक्रीट अनकाउंटेबल नॉन। ठीक है, 8th पे आते हैं, लेट्स मेक सम पास्ता फॉर डिनर। चलो हम क्या बनाते हैं? कुछ पास्ता बनाते हैं। किस चीज के लिए? डिनर के लिए। तो पास्ता जो है वैसे ही हुआ, पास्ता को हम खा सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन पास्ता को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? कॉन्क्रीट अनकाउंटेबल नॉन। 9th पे आओ, आई डोंट थिंक ही इज इन पॉलिटिक्स फॉर पावर। मुझे नहीं लगता कि ये पॉलिटिक्स में किस चीज के लिए है? पावर के लिए। पावर नहीं पढ़ते हैं, वैसे पावर मैं बोल रही ताकि आप लोग समझो, क्योंकि लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन, बोलने का तरीका क्या है? पार, पार। र जो है ना वो साइलेंट हो जाएगा, साइलेंट मतलब उसको नहीं बोलते हैं, पार, पार। ठीक है, ये हुआ सही बोलने का तरीका। इंग्लिश इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में स्पेलिंग जो होती है, बहुत बार स्पेलिंग के हिसाब से नहीं बोलते हैं, बहुत बार साइलेंट होते हैं बहुत सारे वर्ड्स, तो पार होता है। तो आई डोंट थिंक ही इज इन पॉलिटिक्स फॉर पावर। तो अब देखो पार जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। कैसे? क्योंकि इसको हम लोग फील कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, तो पार क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। 10th पे आओ, बी केयरफुल देयर इज अ स्वार्म ऑफ बीज ओवर देयर। बी केयरफुल, जैसे ये जो साइन है इसको हम लोग एक्सक्लेमेशन साइन बोलते हैं। एक्सक्लेमेशन साइन कब यूज करते हैं? जब हमें कोई चीज में आश्चर्यचकित होते हैं, चौंकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको सबसे स्टार्टिंग में पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन के बारे में, अलास, ओप्स, हुर्रा। ठीक है, इस तरह से। तो ये साइन यूज करना बहुत जरूरी है। जब आप बिल्कुल से चौंकने वाला एक्सप्रेशन देते हो ना, तब ये वाला साइन जरूर यूज करना। बी केयरफुल, ध्यान से। बी केयरफुल मतलब क्या हुआ? ध्यान से। देयर इज अ स्वार्म, स्वार्म मतलब झुंड है, किसका है? मधुमक्खियों का झुंड है उधर, ओवर देयर, उधर। ठीक है, अब देखो स्वार्म ग्रुप बता रहा है, तो ये किस में आएगा? कलेक्टिव नॉन में आएगा। ठीक है, अब देख लो मैंने सारे एग्जांपल्स के आंसर बता दिए हैं। आप लोग के सामने मैं थोड़ी देर के लिए आंसर ऐसे छोड़ दे रही हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, या आप लोग खुद से सॉल्व करो, एटलीस्ट पता हो कि 1 का आंसर ये है, 2 का ये है, 3 का इस तरह से। ओके, चलो अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़नी थी ना, वो है फंक्शंस ऑफ नॉन। देखो ग्रामर के पहले मैं बाहर से पढ़ा रही हूँ, फिर थोड़ा अंदर जाएंगे, फिर थोड़ा अंदर जाएंगे, फिर थोड़ा डीप में जाएंगे, इस तरह से समझना होगा। तो पहले ऊपर का लेयर समझो, फिर नीचे धीरे 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 बिल्कुल डेप्थ पे चले जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अब ये फंक्शंस ऑफ नॉन है। जैसे नॉन तो पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ नॉन पढ़ लिया, अब हमें जानना है कि नॉन क्या क्या काम करता है, किस सेंटेंस में नॉन किस तरह का काम कर रहा है। ठीक है, देखो नॉन कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को करता हो उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पे काम का सीधा सीधा असर पड़े उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस पे काम का इनडायरेक्टली असर पड़े, ठीक है, उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, अब किसी क्रिया का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन पढ़ाया है
किसी प्रीपोजिशन का वो ऑब्जेक्ट हो सकता है। और क्या हो सकता है नॉन? एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। और क्या शो कर सकता है नॉन? पोजेशन, क्योंकि पोजेसिव नॉन भी पढ़ा है, राम, सीता, सीता की बुक, राम की बुक, ठीक है। वो की वाला जो है ना वो पोजेशन वाला आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है? एग्जाम्पल अब देखते चलेंगे। पहले क्या लिखा है? नॉन को सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। चलो सब्जेक्ट बना के दिखाती हूँ। द कंपनी इज डूइंग ग्रेट। कंपनी कैसा कर रही है? ग्रेट कर रही है। कौन कर रहा है? अब जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी कि कौन ग्रेट कर रहा है तो क्या जवाब होगा? कंपनी। तो जब कौन या जो भी करने वाले पे रख के क्वेश्चन करोगे ना तो जो आंसर मिलेगा वो सब्जेक्ट हो जाएगा। जब मैं बोलूंगी कौन, ठीक है, कौन का जवाब मिल रहा है आपको? कौन, हु, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हु, WHO, हु इज डूइंग ग्रेट। तो क्या जवाब मिलेगा? द कंपनी। तो द कंपनी सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। काम को करने वाले को सब्जेक्ट बोलते हैं। अब देखो द कंपनी तो नाम है। अब ये आप नॉन पे बोलोगे कि मैम किस तरह का नॉन है, तो ये बिल्कुल कॉमन नॉन है, क्योंकि कंपनी हमें नहीं पता किस कंपनी के बारे में बात हो रही है। जियो हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है। जब कंपनी का नाम दिया होगा तब आप कहोगे कि प्रॉपर नॉन है। अभी ये फिलहाल कॉमन नॉन है, ठीक है। ये इतना हो गया। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब नॉन को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जेक्ट में यूज करते हैं, डायरेक्ट काम का असर पड़े जब नॉन पे। जैसे आई बॉट अ न्यू मोबाइल। बॉट मतलब खरीदना, बाय का पास्ट टेंस है, ठीक है। जब मैं टेंस पढ़ाऊंगी तो बिल्कुल ये क्लियर कर दूंगी चार्ट बना के, बहुत इजीली समझ आ जाएगा। बस आप लोग कोशिश करना। आई बॉट अ न्यू मोबाइल, मैंने एक नया मोबाइल खरीदा। अब जब मैं क्वेश्चन करूंगी कि मैंने क्या खरीदा, क्या क्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट, WHAT, व्हाट। मैंने क्या खरीदा तो जवाब क्या मिलेगा? मोबाइल, ठीक है। आई मतलब मैं, बॉट मतलब खरीदना, न्यू मतलब नया, अ मतलब एक। तो मैंने क्या खरीदा? एक मोबाइल खरीदा, ठीक है। व्हाट डिड आई बाय, मैंने क्या खरीदा? मोबाइल। जवाब क्या मिल रहा है? मोबाइल। तो मोबाइल क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट काम का असर पड़ रहा है। खरीद किसको रहे हैं? मोबाइल को खरीद रहे हैं, तो डायरेक्ट किस पे असर हो रहा है खरीदने का? मोबाइल पे। सिंपल। और मोबाइल अपने आप नॉन है, क्योंकि तुम लोग को पता होगा मोबाइल तो कॉमन सी चीज है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन नॉन। क्योंकि मोबाइल को स्पेसिफिक Xiaomi का मोबाइल नहीं बोल रहे हैं या सैमसंग का मोबाइल नहीं बोल रहे, कोई कंपनी का नहीं लिख रहे हैं, ओके। हमने सिर्फ मोबाइल लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन, आई मीन कॉमन नॉन हो जाएगा, सॉरी। चलो अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे आते हैं। राम गेव सीता अ गिफ्ट। अब देखो यहाँ पे किसे सवाल आएगा? होम, WHOM, होम। होम मतलब किसे। तो राम ने किसे गिफ्ट दिया जब मैं पूछूंगी तो जवाब क्या होगा? सीता को। जब मैं इंग्लिश में पूछूंगी होम डिड राम गिव द गिफ्ट, राम ने किसको गिफ्ट दिया, तो आंसर क्या होगा? सीता। तो जब भी जवाब में आपको किसको का जवाब मिले या किसे का, किसे या किसको समझ लो, जिसको दिया जाए, जिसको किया जाए, उसका जवाब मिल रहा है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो राम गेव अ गिफ्ट में भी सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन सीता के आने के बाद हमें पता चलता है कि राम ने गिफ्ट दिया, लेकिन किसे? सीता को। तो सीता क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पर काम का असर तो पड़ रहा है, जाहिर है, क्योंकि गिफ्ट इसी को मिल रहा है, लेकिन कैसे पड़ रहा है? इनडायरेक्ट, क्योंकि दिया किसको जा रहा है? गिफ्ट को। तो अगर मैं बोलूंगी कि इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है, तो आप लोग कहना कि गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि खरीदा नहीं, क्योंकि दिया, दे रहे हैं गिफ्ट को, ठीक है। तो देने का जो असर है गिफ्ट पे पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन गिफ्ट दिया किसको जा रहा है? किसको या किसे? किसे जा रहा है? सीता को दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्ट कौन हुआ? सीता। सीता, अब देखो नॉन तो है ही सीता, क्योंकि मैंने बताया था नॉन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। और कैसा नॉन है? प्रॉपर नॉन, क्योंकि सीता एक प्रॉपर लड़की का नाम है। अब गिफ्ट जो है वो कैसा नॉन है? गिफ्ट का मतलब तोहफा। तोहफा कैसा है? कुछ बताया नहीं है तोहफे में क्या है, तो तोहफा हो जाएगा कॉमन नॉन, ठीक है। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो। अब देखो प्रीपोजिशन में इन है, अंडर है, और है, कोई भी चीज का हु वेयर व्हाट का आंसर दे प्रीपोजिशन कि कौन चीज कहाँ रखी है, किधर है, कैसे है, इसका जब जवाब मिले तो प्रीपोजिशन होता है वो वर्ड। जैसे कि ऑफ है यहाँ पे, रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव, गुलाब किस चीज के फूल है, मोहब्बत के फूल है। ठीक है, अब देखो इसमें हमारा लव जो है वो ऑब्जेक्ट हो रहा है, किसका हो रहा है, प्रीपोजिशन का। क्योंकि देखो जब मैं कह रही हूँ कि रोजेज आर फ्लावर्स, जब मैं कहूंगी गुलाब फूल होते हैं, तुम कहोगे हाँ ठीक है सही है। लेकिन जब मैं कहूंगी रोजेज आर फ्लावर्स ऑफ लव, गुलाब जो हैं वो फूल होते हैं मोहब्बत के, तो जब जवाब में आपको मिलेगा कि किसके फूल होते हैं, किसके गुलाब किसके फूल होते हैं, तो मोहब्बत के। ये जो ऑफ है ना, इस ऑफ का जो काम पड़ रहा है वो लव पे पड़ रहा है। ठीक है, ये ऑफ किस पे डिपेंड कर रहा है, लव पे। अगर ये लव हटा देंगे सेंटेंस से तो इस ऑफ का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, लव, किसका, प्रीपोजिशन का, तो हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्योंकि ये प्रीपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट बन गया है ऑफ का, तो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्योंकि ऑफ डिपेंडेंट है लव पे अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने में। ठीक है, प्रीपोजिशन का काम ही ऑफ से हो रहा है। अब ऑफ जो है लव के बिना कंप्लीट नहीं है इस सेंटेंस में, उसका कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा। और लव क्या है, ऑब्जेक्ट बन गया है, क्योंकि उस पे उसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, समझ रहे हो, इतना क्लियर है। अब एडवर्ब पे आते हैं। द ट्रेन लीव्स टुडे, ट्रेन कब जाती है, आज, छोड़ती है, जाना, प्लेटफॉर्म, समझ रहे हो, प्लेटफॉर्म से गई मतलब। तो द ट्रेन लीव्स टुडे, टुडे क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, मैंने क्या कहा था, एडवर्ब क्या होता है, कोई भी चीज की मीनिंग को क्वालिफाई करना, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो नॉन हो। अब लीव्स, जाती तो है ट्रेन, लेकिन कब जाती है, आज। तो आज जो है उससे हमें पता चल रहा है टाइम के बारे में। ठीक है, एक क्वालिफाई, एक मीनिंग में, सेंटेंस की मीनिंग में एक और चीज ऐड कर रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। अब टुडे को देखो कि टुडे हमें किस टाइप के नॉन में आएगा। ठीक है, टुडे कॉमन नॉन में आएगा, क्योंकि टुडे, टुमारो, यस्टरडे ये कॉमन सी चीज है। ठीक, कोई स्पेसिफिक डेट के बारे में नहीं बात करें। अगर मैं कहती कि 1947 2 अक्टूबर ऐसा कुछ कहती तो तुम कहते कि अच्छा हाँ ये पर्टिकुलर डेट है, तब ये प्रॉपर नॉन हो जाता, क्योंकि मैं प्रॉपरली किसी नॉन के बारे में, किसी डेट के बारे में बता रही। लेकिन यहाँ तो मैं बता नहीं रही हूँ, यहाँ टुडे है, टुडे मतलब आज, आज तो हर दिन आज होता है। हाँ, तो सिंपल है, ये एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये मीनिंग को भी क्वालिफाई करे, साथ ही साथ ये नॉन है। कैसा नॉन है, कॉमन नॉन है। अब देखो एडजेक्टिव में कैसे यूज होगा, एडजेक्टिव, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड मतलब पुराना, गोल्ड मतलब सोना। जो पुरानी चीज है वो कीमती होती है, कैसी कीमती होती है, सोने की तरह। जैसे हमारा प्रोवर्ब्स होता है हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी, तो उसी तरह का प्रोवर्ब है ये इंग्लिश में। जैसे ओल्ड इज गोल्ड, पुरानी चीजें सबसे खास होती हैं, गोल्ड की तरह होती हैं। तो यहाँ पे देखो ओल्ड जो है वो नॉन है। ठीक है, साथ ही साथ ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि वो एक मीनिंग बता रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है। एडजेक्टिव क्या करता है, क्वालिटी बताता है। तो जैसे ओल्ड, पुराना, पुराना से क्या पता चलता है कि हाँ चीज पुरानी है। ठीक है, तो वो एक क्वालिटी है। कोई चीज न्यू भी हो सकती है, कोई पुरानी हो सकती है, कोई एंशिएंट हो सकती है। तो ये जो ओल्ड क्वालिटी है वो एडजेक्टिव है, नॉन एडजेक्टिव की तरह भी है। और साथ ही साथ ये चीज भी, अगर तुम लोगों को दिमाग में ये लग रहा है कि मैम ये सब्जेक्ट भी है, तो हाँ आप सही हो, ओल्ड सब्जेक्ट भी है, क्योंकि ओल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, ओल्ड इज गोल्ड, तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी आता है। ठीक है, समझ में आया इतना। अब पोजीशन पे आते हैं। जैसे की बताया था, द डॉक्टर्स क्लिनिक इज नियर बाय, तो डॉक्टर की क्लिनिक कहाँ है, नियर बाय मतलब पास में ही। ठीक है, नियर बाय मतलब होता है पास में ही। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्लिनिक, तो डॉक्टर की क्लिनिक इज नियर बाय, तो डॉक्टर्स जो है क्या हो जाएगा, पजेसिव नॉन, पोजीशन शो कर रहा है। पहले भी पढ़ा है पोजेसिव नॉन, इजी है। ठीक, अब देखो जैसे कि लास्ट क्लास में आप
आपको एक्सरसाइज दी थी मैंने कि आप लोग प्लीज एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना ताकि आपको बेहतर समझ में आए। इस बार भी मैं एक्सरसाइज दूंगी। देखो ग्रामर बिल्कुल बिल्कुल पूरा का पूरा एक्सरसाइज पे बेस्ड है। जितना सॉल्व करोगे उतना इजीली समझ में आएगा, उतना अच्छा होगा आपके लिए और उतने जल्दी सीखोगे। ग्रामर मैथ्स की तरह होता है, ठीक है। चलो तो पहला वाला एक्सरसाइज, इसमें भी वही करना है जो वर्ड अंडरलाइंड है उसमें आपको ये बताना है इस बार कि ये नॉन तो है, आपको भी पता है मुझे भी पता है, लेकिन ये बताना है कि नॉन कैसा नॉन है, किस चीज का फंक्शन कर रहा है इस सेंटेंस में। जैसे ये नॉन इस सेंटेंस में क्या काम कर रहा है। दिस वर्ल्ड इज अ बिग प्लेस, एक एग्जाम्पल बना के बता देती हूँ। दिस वर्ल्ड, ये दुनिया एक बड़ी जगह है, सेंटेंस का ये मतलब हुआ। अब वर्ल्ड जो है अंडरलाइंड है, वर्ल्ड क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड के बारे में। कौन बड़ी जगह है, तो दुनिया बड़ी जगह है। जब हम कौन का जवाब मिल रहा है तो वर्ल्ड, तो वर्ल्ड क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पे नॉन कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह, ठीक है। 15 सेंटेंसेस हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन सॉल्व करने की कोशिश करना और नेक्स्ट वीडियो में मैं आंसर बताऊंगी, ओके। तो नोट डाउन कर लो। मैं थोड़ी देर के लिए इस तरह से पेज को रख रही हूँ, आप लोग इसका पॉज करके लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, एज यू फील कंफर्टेबल, जैसे आपको सही लगे देख लो। नीचे के सेंटेंस भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेके रख लो और या वीडियो पॉज कर लेना और ये पूरा 15 सेंटेंसेस सॉल्व कर लेना, ठीक है। 12 इधर है और इधर 3 रह गए और, ठीक है। और मुझे सबके आंसर्स चाहिए कमेंट में कि मैम मैंने ये सॉल्व किया। जरूरी नहीं है आप सारा सॉल्व कर लो, लेकिन जितना सॉल्व किया उतना एटलीस्ट कमेंट में आंसर दे दो या खुद के पास रखो, ताकि आप जब मैं एक्सप्लेन करूँ ना दूसरे वीडियो में तो आप समझ सको आपने गलती कहाँ की थी, क्योंकि जब तक गलती करोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं, ठीक है। चलो तब तक के लिए ध्यान रखना, बाय।